बच्चों आवाज आ रही है? गाइस आवाज आ रही है? ओके। हाँ, हेलो गाइस। एक तो मैं तुम्हारे होमवर्क सबमिशन से परेशान हूँ। बड़ी मुश्किल से लिस्ट बनती है, उसमें पता नहीं क्यों 5-7 एरर रहते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि किसने किया है किसने नहीं किया है। आधी उसमें गलतियां हो जाती हैं, क्या समस्या है। एंड मुझे आई विश मैं उन्हें किक आउट करूं। मुझे लगता है कि सबमिशन और चेकिंग का काम फाइनली मुझे लेना पड़ेगा, ताकि मैं 0 एरर के साथ में उसको कर पाऊं। हाँ बोलो बच्चे, क्या हुआ अभी? 008 हाथ क्यों खड़ा है तुम्हारा? सर मैंने सबमिट किया था, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है। हाँ हाँ मैंने हाँ। 20th को ही सबमिट कर दिया था। तुमने इतना जल्दी कर दिया कि तुमको इसलिए बाहर निकाल देना चाहिए। जब तुम्हें अरे दिया था टाइम तो उस समय करना था ना यार। अब सर का वो मिस हो गया होगा नाम तुम्हारे उसमें लिस्ट में से, इसीलिए अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना। एंड मुझे, जब तक मैं 2-4 लोगों को बाहर ना निकालूं तब तक मुझे क्लास आने में मजा ही ना आता है यार। जब तक तुम्हें डराया ना जाए और सब जो है अ, जब तक तुम्हें डराया ना जाए धमकाया ना जाए तो क्या फायदा यार। तो बहुत ही बोरिंग चल रहा है। इट्स एक्चुअली कोई कोई जो है मजा नहीं है। 35। ओके, क्या नाम है 35 तुम्हारा? थर्टी फाइव क्या नाम है भाई? प्रसन्न। प्रसन्न हिरेमत। एक बार मुझे, प्रसन्न, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ देना। ठीक है, मैं सर से वेरीफाई करता हूँ। फिलहाल सुनो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एक बार जल्दी से इस पे आओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गाइस सबको दिख रहा है स्क्रीन शेयरिंग में? हम लास्ट क्लास में 6th प्रॉब्लम पे थे। हम लास्ट क्लास में 6th प्रॉब्लम पे थे भाई। तो 6th प्रॉब्लम में अगर तुम थोड़ा डिसिप्लिन में रहो तो मैं तुम्हें एक बार माइक ओपन करने का ऑप्शन देता हूँ। प्लीज डोंट यूज इट अनलेस यू हैव अ डाउट। ठीक है, तो 6th प्रॉब्लम में किसी को कहीं दिक्कत है तो बताओ, मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या था? हाँ यार, अरे हम्म, अच्छा, अब आज तुम लोगों ने एकदम गुस्सा हो गया, तुम लोग एकदम स्क्रीन शेयरिंग के बजाय। अ, हाँ, मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन है। बोर्ड पे जाएंगे? अरे सुनो ना, तुम्हारा ब्रेक होता है ना, सुनो सुनो सुनो। ब्रेक, ब्रेक होता है ना, उसमें उसमें एकदम ढीठ बन के मुझे कॉल कर दिया करो। ठीक है, जस्ट जस्ट कॉल एंड येल एट मी कि आपको बोर्ड पे लेना था। हाँ, आई नो आई नो आई नो। अब अभी हमारा स्विच करने में टाइम चला जाएगा। अरे सबके लिए होना चाहिए ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो थोड़ा मोनोटोनस है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। 2 मिनट होल्ड करो। होल्ड करो यार, नालायक हूँ, होल्ड करो। लेट मी चेक।
हाँ ठीक है, ठीक है। अ, चलो चलो ठीक है। बैंडविड्थ लो है। अच्छा ठीक है, अभी तो यार आज आज बस आज कर लो बस। ठीक है, पक्का मैं कल पक्का बोर्ड पे शुरू करूंगा। ठीक है। हाँ बोलो, यस्टरडे असाइनमेंट में गुड मॉर्निंग भाई। सुनो, कल के असाइनमेंट में जो डाउट है वो लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हमारा क्लास का टाइम पूरा चला जाएगा डिस्कशन में। तो मैं एक बार उसे अभी होल्ड पे रखता हूँ। जल्दी से आई 6 पे आओ एक बार। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस, हम इसको देख के फिर आते हैं देखो अपने काम की चीज पे। जल्दी से आई 6 पे आओ। तो हम लोगों ने आई 6 जो लास्ट क्लास में कर रहे थे उसके अंदर था इलेक्ट्रॉन एंड आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। इसको देखते ही मेरे पास फॉर्मूला याद आता है डेल्टा एन। शायद सबको याद होगा डेल्टा एन। ओके, नाम है 35 ना। हाँ तो बस ठीक है, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन जो मेरे पास में है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पे अभी वो है, दैट मींस एन इक्वल टू 5 पे है और ग्राउंड स्टेट पे गया। इसका मतलब मेरे पास में टोटल 4 फोटॉन्स निकल के आए हैं। तो 4 फोटॉन्स निकल के आए हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस विल बी 10, तो ये गलत है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स विल बी लेस देन 5, ये सही है। ठीक है, इट कैन एमिट 2 फोटॉन्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, इसमें सी और डी ऑप्शन में अगर जो है किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा तुम्हें कि तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि लाइमन बामर और पार्शियन ब्रैकेट फंड के पीछे विजिबल, इंफ्रारेड और यूवी के अंदर क्या क्या होता था, ये बात हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 2 फोटॉन्स यूवी रीजन में एमिट करने हैं। तो यूवी रीजन में जब मैं 5 से गिर रहा हूं तो यूवी रीजन में कौन कौन सी लाइंस, कौन कौन सी सीरीज आती हैं यूवी रीजन में। तो यूवी रीजन में लाइमन आता है, लाइमन आता है एंड बामर का लास्ट बाम आता है। ठीक है, एंड बामर का लास्ट आता है, शायद सबको ये याद होगा। ठीक है, लाइमन एंड बामर का लास्ट आता है। तो अब दिक्कत क्या है कि बामर के लास्ट का क्या मतलब है। चलो, हमें अगर नहीं भी पता है या हम नहीं सोच पा रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये 1 2 3 4 और 5 में, दिस इज 5, बस हमें यहीं से कूदना है। हम 5 में दो दो फोटोन निकालने की, 2 यूवी फोटोन निकालने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहना। 2 यूवी फोटोन निकालने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। तो अब सबको ये पता है कि लाइमन अगर यूवी में आता है दैट मींस, मैं अगर देखो, मैं अगर डायरेक्ट 5 से 1 कूदा तो भी यूवी है, मैं 4 से 1 कूदा, ठीक है 4 से 1 कूदा तो भी यूवी है, मैं 3 से 1 कूदा तो भी यूवी है, और मैं 2 से 1 कूदा तो भी यूवी है। तो तुम्हारे पास में 1 से कूदने पे तो सारी ही लाइंस यूवी निकलती हैं, सब लाइंस यूवी है। ठीक है, ना तो प्रॉब्लम इज कि तुम्हें दो अगर यूवी फोटोन निकालने हैं तो दैट मींस तुम ये जो लाइमन वाला फोटोन है तुम इसको जितना छोटा करोगे, तुम इसको 2 से 1 जितना छोटा करोगे लेट से, तो उतना क्या है तुम्हारे पास ऊपर का जो एनर्जी गैप है इसको इंक्रीज करने का बैंडविड्थ बढ़ेगा। you'll get you'll get more energy in the first photon if you decrease the energy of second photon. सपोज मैं 3 से 1 अगर मैं कूद रहा हूं, 3 से 1 अगर मैं कूद रहा हूं तो क्योंकि एक ही एटम है तो मेरे पास में फिर मुझे 5 से 3 का फोटोन, पहला फोटोन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही 3 से 1 कूद सकता हूं ना। आई कांट गो अप। तो मेरे पास में क्या क्या कॉम्बिनेशन है बताओ। 5 से 4 आऊं और फिर 4 से 1 चला जाऊं, 5 से 3 आऊं और फिर 3 से 1 चला जाऊं, 5 से 2 आऊं और फिर 2 से 1 चला जाऊं, और डायरेक्टली 5 से 1 आऊंगा तब तो एक ही फोटोन मिलेगा। तो 2 फोटोन निकालने के, ठीक है गाइस, 2 फोटॉन्स निकालने के मेरे पास में ये 3 तरीके हैं। नाउ तीनों ही केसेस में देखो, ये वाला यूवी है, ये वाला यूवी है, ये वाला यूवी है कि नहीं बताओ। तो अब बताओ मुझे कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 5 से 2 वाला फोटोन जो है ये यूवी है कि नहीं, ये भी अगर मैं प्रूव कर दूं 5 से 2 भी यूवी नहीं है, तो दैट मींस इतना तो सर्टेन हो जाएगा कि ये और ये यूवी नहीं है। तो 5 से 2 जो है ये शायद तुमने
पिछली क्लास के अंदर प्रूव किया होगा कि ये विजिबल बामर के अंदर आता है, दिस फॉल्स अंडर विजिबल बामर। क्योंकि ये विजिबल बामर के अंदर आता है इसलिए ये फोटोन यूवी नहीं होगा, ये फोटोन यूवी नहीं होगा, ये विजिबल होगा। एंड हेंस इट इज इम्पॉसिबल, इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू क्रिएट 2 यूवी फोटॉन्स। 2 यूवी फोटॉन्स क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। दो यूवी फोटॉन्स क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। अच्छा, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन देखो, if an infrared photon is generated, if an infrared photon is generated, then a visible photon may follow this infrared photon। ठीक है, तो अगर एक इंफ्रारेड फोटोन जनरेट हुआ तो विजिबल फोटोन में फॉलो का मतलब ये है, उसका देखो मतलब ये है कि अब इसके अंदर इंफ्रारेड ढूंढ लो। तो अगर मुझे इंफ्रारेड निकालना है तो वो तो ऑप्शन देखो बहुत इजी है, बामर। वाह क्या स्टेटमेंट है। बामर जो है वो तो सारा का सारा विजिबल और यूवी में होता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड निकालने के मेरे पास में कितने तरीके हैं, पाशन और ब्रैकेट, दैट इज 5 से 4 और 5 से 3 जो है ये दोनों इंफ्रारेड है और इंफ्रारेड है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। 5 से 4 भी इंफ्रारेड है, 5 से 3 भी इंफ्रारेड है। अब फिर बात ये आती है कि क्या 4 से 2 और 3 से 2 विजिबल है या नहीं है। तो हाँ, अगेन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया होगा कि हमें मालूम होगा कि ये भी विजिबल है और ये भी विजिबल है। तो ये दोनों तरीके जो हैं ये एक्चुअली इंफ्रारेड के बाद में विजिबल निकालने का और इंफ्रारेड के बाद में विजिबल निकालने का तरीका है। हेंस बी ऑप्शन जो है ये एक्चुअली पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर बॉम्बे और दिल्ली है, बी और डी। इतना सबको क्लियर है ना भाई, सबने लिखा था ना इसके बारे में। सी यू हैव टू, देखो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स, तुम्हें ये सब चीजें लिखनी चाहिए अपने नोट्स में, अपने सॉल्यूशंस के अंदर। ये तुम्हें समझाती हैं कि क्या हुआ है। सर ये कल डिस्कस कर दिया था हम लोग ने। हाँ 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 कर दिया था मैंने, ऐसे ही दोबारा किया। अच्छा नेक्स्ट चीज देखो, देखो नेक्स्ट चीज में हमारे पास में 7th प्रॉब्लम देखो, 7th प्रॉब्लम देखो। हाँ ये भी सिंपल है। इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल, पहली बात तो सैंपल की बात कर रहा है। सैंपल के 2 फॉर्मूले थे भाई, देखो दोनों तुम्हें शायद याद होने चाहिए। इसे जल्दी से प्लीज कॉपी कर लो यार, प्लीज जल्दी से कॉपी कर लो। 7th प्रॉब्लम जल्दी से कॉपी कर लो। वन पे क्यों नहीं गिरता? नहीं 1 पे गिरता है, 15 नंबर वो 1 पे गिरता है, बट प्रॉब्लम वाले ने जो बोल दिया हमारे लिए सब कुछ वही सही है। वो इवेंचुअली 1 पे गिर जाएगा। अगर तुमने असाइनमेंट 5 में प्रॉब्लम किया हो कि इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड्स के ऑर्डर के लिए रहता है, तुम्हारा आंसर अगर 7 स्टेट आया है तो उसका आंसर तुम्हें इसमें 7 स्टेट मार्क करना पड़ेगा ना यार। एक मिनट देखते हैं, सबने i7 कॉपी किया? सबने अगर i7 कॉपी कर लिया है तो हाँ भाई, तो किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में है और सैंपल है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक ट्रांजिशन कर रहे हैं। दैट मींस ये बहुत जरूरी है समझना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है तो प्लीज n में गड़बड़ी मत करना। n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, ये ध्यान रखना। तो ये सवाल उल्टा है, यहाँ तुम्हें नंबर ऑफ लाइंस दी है, 15 डिफरेंट लाइंस हैं। अच्छा, जब तुम इक्वेशन बनाओगे तो बताओ क्या लिखोगे? 15 इज इक्वल टू डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। नाउ देयर इज समथिंग विद u एंड क्वाड्रेटिक। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कभी बच्चे जो हैं एकदम
देखते ही उन्हें एकदम से कुछ अंदर 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 आग लग जाती है कि क्वाड्रेटिक आते ही कुछ, ठीक है, तुम्हारे शरीर में बिजली दौड़ जाती है कि यू स्टार्ट फॉर्मिंग माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सो फास्ट कि तुम्हारे सामने अगर सिंपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, ठीक है, तो सिंपली, ठीक है, डूइंग दिस, ठीक है, फॉर यू इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑब्वियसली तुम हर जगह हर जगह क्वाड्रेटिक का सिली नॉनसेंस मत लेके आना, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसे क्वाड्रेटिक से बनाया है, ठीक है, वो लोग इसके अंदर एक छोटा सा नोट बनाएं, ठीक है, कि अवॉइड क्वाड्रेटिक, ठीक है, ऐसी जगह पे क्वाड्रेटिक अवॉइड करो, अवॉइड क्वाड्रेटिक व्हेन इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर श्योर। जब तुम्हारे, क्या हो गया है स्टाइलस को यार, when integral solutions are sure, तो क्वाड्रेटिक को अवॉइड करो। मेरे बोलने का मतलब क्या है, सुनो, तो तुम्हें पता है इसका जो सॉल्यूशन इंटीग्रल है, दैट मींस डेल्टा n इनटू डेल्टा n प्लस 1 इक्वल टू 30 है। तो ट्राई टू इमेजिन टू इंटीजर्स डायरेक्टली जिसमें 1 का डिफरेंस होता हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 होता हो। तो ऑब्वियसली इट इज 6 एंड 5, ठीक है, जिसमें 1 का डिफरेंस होता हो। बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर 6 और 5 में 15, 2, ठीक है, एंड सो ऑन, लेकिन 6 और 5 जिसमें 1 का डिफरेंस होता हो, तो ऑब्वियसली ये स्मॉलर नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये लार्जर नंबर है, दैट मींस ये 6 होगा और ये 5 होगा। तो दिस गिव्स अस द आंसर डेल्टा n इक्वल टू 5। हाँ, डेल्टा n क्या है बताओ, दैट इज n माइनस 2 इक्वल टू 5। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, बट ये भी कोई ज्यादा लंबा नहीं है बच्चे। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। ये 7n आया है, ये 7th स्टेट है। सुनो गाइज, ये 7th स्टेट है, ये 7th स्टेट है। दिस इज नॉट 7th एक्साइटेड स्टेट, दिस इज नॉट 7th एक्साइटेड स्टेट। हाँ, क्वाड्रेटिक से तो हो तो जाएगा, मैं बोल रहा हूं थोड़ा फास्टर तरीका है। ये 7th एक्साइटेड स्टेट नहीं है, कंफ्यूजन मत करना भाई कोई। तुम्हारी इक्वेशन को क्या पता कि तुम एक्साइटेड स्टेट किसे लेते हो, तुम्हारी इक्वेशन को क्या पता तुम एक्साइटेड स्टेट किसे लेते हो। हमारे लिए तो भाई जो हमारा n का आंसर तुम्हें इक्वेशन निकाल के देगा वो तुम्हारा प्रॉपर ऑर्बिट नंबर होगा। बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें? पलक, यस सर। समझा? हाँ सर। अच्छा, इसे जल्दी से कॉपी करो, ठीक है, और हम एक तो जो बुरी खबर क्या है भाई, कि यहां से चीजें जो हैं वो थोड़ी सी मेस्ड अप होनी शुरू हो जाएंगी। सुनो गाइस, आफ्टर 1 और 2 कॉन्सेप्ट्स चीजें थोड़ी मेस्ड अप होनी शुरू हो जाएंगी। एंड जो इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखने वाले हैं, जो प्रोबेबली हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, वो दे 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 आर एक्चुअली वेरी बैड। मतलब दे आर एक्चुअली सो बैड कि तुम्हें अभी क्या समझ में, तुम्हें मतलब शायद बाद में भी समझ में ना आए, शायद लोगों को फर्स्ट में भी समझ में ना आए, ठीक है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कवर किए, ठीक है, उन लोगों ने 10-10 साल उन कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, उन्हें 10 साल बाद में समझ में आया कि शिट, दे टॉट इट रॉन्ग, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली दोज आर द थिंग्स दैट शेप्ड आवर फर्दर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड दे एक्चुअली they were responsible for the start of end of our understanding. They were responsible for the start of the last authentic structure of the क्या बोलते हैं atomic structure, that is quantum mechanical model. तो वो जो चीजें हैं वो थोड़ी टफ हैं, they all are these all things are pretty tough. ठीक है, एक्सेप्शंस की बात नहीं है। चलो देखो, तो बिफोर वी स्टार्ट दैट थिंग, देयर इज वन लास्ट थिंग
बोर का जूस निकालने के लिए हमारे पास बस एक चीज और है, एंड दैट वन लास्ट थिंग इज, ठीक है, दैट एक्चुअली वन लास्ट थिंग इज, देखो इसमें लिखो इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी थोड़ा टफ है बट स्टिल तुम्हें समझ में आ जाएगा। सुनो, देखो ध्यान से देखना। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जिसके अंदर क्या है कि एक मेरे पास में, ठीक है, एक मेरे पास में ऐसा Z एटॉमिक नंबर का H लाइक स्पीशीज है जिसमें हम किसी N1 ऑर्बिट से N2 ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर था एंड ये इलेक्ट्रॉन नीचे जंप किया, ठीक है, नीचे जंप किया, और इससे क्या है, देखो देखो इससे क्या है, इससे इससे एक फोटोन निकला, और ये फोटोन जो है ये एक्चुअली, ठीक है, नाउ इमेजिन ये फोटोन किसी और जो है, ठीक है, एटम में घुस गया और उसका एटॉमिक नंबर Z डैश है और वो भी H लाइक है, और उसके अंदर N1 डैश, सुनो, N1 डैश में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और वो एक्साइट होके कहां चला गया बताओ, N2 डैश में चला गया, ऊपर जंप कर गया। मतलब इसका डी एक्साइटेशन जो है, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली लाल वाले के अंदर क्या कॉज कर रहा है, एक्साइटेशन कॉज कर रहा है। तो ये जो एक्साइटेशन का गैप है, सुनो हमने क्या सीखा है भाई, एकदम एग्जैक्ट गैप एब्जॉर्ब करता है। तो जो ये एक्साइटेशन गैप है और जो ये डी एक्साइटेशन गैप है, जो ये डी एक्साइटेशन गैप है, डी एक्साइटेशन गैप है, वो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, मींस दोनों का एनर्जी गैप सेम होना चाहिए। दैट मींस द डेल्टा E of Z part should be equal to the delta E of Z dash part. इसको जरा ड्रॉ करो थोड़ा सा। हाँ, रुको रुको रुको, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली ये बहुत रेयर है अगर हम लोग इसे ऐसे सोचें कि हमें निशाना लगाना है, लेकिन अगर एक बहुत ही ब्रॉइल्ड अप सैंपल है तो उसके अंदर क्या है कि ये चीजें बहुत रैपिडली रैंडमली होती रहती है। मैं ये बोल रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन इसके इसके N2, जब इलेक्ट्रॉन इसके N2 ऑर्बिट से इसके N1 ऑर्बिट में जंप किया, नीचे जंप किया, तो इसके नीचे जंप करने से एक फोटोन रिलीज हुआ ना, इसके नीचे जंप करने से एक फोटोन रिलीज हुआ। अगर बाय चांस वो फोटोन कोई और सैंपल, कोई और H लाइक सैंपल अगर एब्जॉर्ब कर ले और उसमें वो किसी एक रैंडम ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट की तरफ एक्साइट हो जाए, किसी दूसरे ऑर्बिट की तरफ, ठीक है, जंप कर ले, एक्साइट हो जाए, और मुझे इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल फ्रेम करके दिया जाए जहां पे ऐसी कुछ लैंग्वेज यूज की गई है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इसके सैंपल 1 के डी एक्साइटेशन के फोटोन से सैंपल 2 में एक्साइटेशन हुआ है, तो मैं इमीडिएटली ये यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्योंकि जो फोटोन एमिट होगा, सुनो, जो फोटोन एमिट होगा, ये वाला फोटोन बताओ प्रिसाइजली किसके गैप के बराबर होगा? प्रिसाइजली गैप ऑफ Z के बराबर होगा। और अगर इसने एब्जॉर्ब किया है तो दिस मस्ट ऑल्सो बी, इसको और किसके बराबर होना चाहिए? दिस मस्ट ऑल्सो बी प्रिसाइजली इक्वल टू गैप ऑफ व्हाट? प्रिसाइजली गैप ऑफ Z डैश के बराबर होना चाहिए, Z डैश के बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही मैं ये इक्वेशन बनाऊंगा, 25 समझा क्या? मैं ये इक्वेशन बनाऊंगा तो देखो मैं ब्लू के लिए क्या लिखूंगा, मैं ब्लू के लिए लिखूंगा
मैं ब्लू के लिए लिखूंगा कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, मॉड में क्या लिखूंगा बताओ, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं रेड के लिए क्या लिखूंगा बोलो, सेम इक्वेशन 13.6 जेड डैश स्क्वायर। देखो भाई सब लोग आराम से देखो, जब मैं लाल के लिए लगा रहा हूं तो जस्ट इमेजिन एज इफ मैं रेड को ही सॉल्व कर रहा हूं, सब कुछ देखो रेड के लिए है, जेड डैश स्क्वायर इनटू क्या बताओ 1/n1 डैश स्क्वायर, ये 12 लग रहा है थोड़ी शक्ल देखने पे, n1 डैश स्क्वायर माइनस 1/n2 डैश स्क्वायर। 13.6 तो दोनों जगह से मैं काट लूंगा भाई, तो मेरे पास में एक बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड मेस बचा है। सब लोग एक बार इसे कॉपी कर लो प्लीज। ट्वेंटी 25 समझा क्या? नहीं, z सेम नहीं है, गैप सेम है। सुनो, z सेम नहीं है, गैप सेम है। देखो मैं आ रहा हूं एक बार और, मैं ऐसे हटाऊं तो मेरे पास में देखो बॉटम लाइन, मेरे पास में क्या इक्वेशन फॉर्म हो गई, मेरे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, z डैश स्क्वायर इंटू 1/n1 डैश का स्क्वायर माइनस 1/n2 डैश स्क्वायर। ओके, हाँ 007 हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो बोलो, अच्छा तो म्यूट हो सकते हो, हाँ बोलो। सर वो अगर मतलब आपने बोला जेड अलग है तो हम गैप मतलब अज्यूम कर रहे हैं सेम ऐसे? नहीं, अज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्यों, एक मिनट मेरी बात सुनो, गैप सेम होने के लिए z सेम होना जरूरी थोड़ी है। गैप सेम होने के लिए, दो ऑर्बिट्स के बीच में सेम एनर्जी डिफरेंस होने के लिए उसका एटॉमिक नंबर सेम होना जरूरी थोड़ी है, ऑर्बिट नंबर भी तो डिफरेंट होगा ना। मेरी बात सुनो, सपोज अगर, समझे क्या, हाँ सर। हाँ z डैश अगर बड़ा है तो n डैश भी तो बड़ा हो सकता है ना। हाँ सर अभी समझिए। ओके सर। अच्छा तो सुनो गाइज, अब लास्ट थिंग, मुझे वैसे तो बोलूं तो दैट दिस इक्वेशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, ये सॉल्व नहीं होने वाला, दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू हैव एग्जैक्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस तुम सोचो कि तुम मैथ्स में जैसे निकालते हो वैसे अगर निकाल लो तो वो तो नहीं होने वाला, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर इतने सारे वेरिएबल्स हैं, एक सिंगल सी इक्वेशन है, ऐसे कुछ होने नहीं वाला। हम लोग इसमें एक जो है ना, एक बहुत ही सिंपल केस, ठीक है, इसके सिंपलेस्ट सॉल्यूशन को हम लोग डील करते हैं। एंड सिंपलेस्ट सॉल्यूशन कैसे बने हैं पता है, वो ऐसे बने हैं कि एनर्जी गैप बराबर करने के लिए लोअर की एनर्जी, ठीक है, लोअर ऑफ जेड इज इक्वल टू, लोअर एनर्जी ऑफ जेड इज इक्वल टू लोअर एनर्जी ऑफ जेड डैश कर देते हैं, लोअर एनर्जी ऑफ जेड इक्वल टू लोअर एनर्जी ऑफ जेड डैश कर देते हैं, ठीक है। एंड देखो, एंड हायर एनर्जी ऑफ जेड, हायर एनर्जी ऑफ जेड इक्वल टू हायर एनर्जी ऑफ जेड डैश कर देते हैं। हम सिर्फ ये वाला केस कंसिडर करके अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके अलावा
बहुत रेयरली कुछ और केसेस बन सकते हैं, लेकिन सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखो गाइस, देखो हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम लोग इसका जो फर्स्ट वाला जो एनर्जी है, ये हम इसके, देखो इसके बराबर कर देंगे, और हम लोग इसका जो सेकंड वाला एनर्जी है, ठीक है, ये वाला, ये हम लोग इसके बराबर कर देंगे। मतलब हम ड्यूरिंग सॉल्विंग केसेस, ठीक है, हम सिर्फ यही वाले केसेस लेके अपने आंसर निकाल लेते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे सारे जो आंसर्स आएंगे वो सब सही होंगे। कभी रेयरली कहीं कोई गैप किसी और गैप के अगर बराबर होता है तो बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। बट देखो, फर्स्ट जस्ट सी मी, एटलीस्ट मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं उसको एक बार फॉलो करने की कोशिश करो, फिर तुम ऑब्जेक्शंस रेज करना एक बार। मैं ये बोल रहा हूं, बताओ लोअर एनर्जी क्या हो जाएगी? लोअर एनर्जी ये हो जाएगी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बताओ तो क्या, z डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 डैश स्क्वायर। सिमिलरली, अच्छा दोनों का स्क्वायर रूट हटा दिया तो मेरे पास क्या आ गया बताओ? मेरे पास आ गया z बाय, आई एम सॉरी, मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया z बाय n1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बताओ? z डैश बाय n1 डैश। बाय द वे सुनो, देखो अब मैं खैर हायर के लिए भी लिख लूंगा ऐसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे पास में एक जो है ना, एक मेरे पास में अजीब सा रिलेशन आ गया है, वो ये है कि अगर एटॉमिक नंबर बाय ऑर्बिट नंबर का रेशियो अगर सेम हो, वैसे तो बहुत सिंपल रिलेशन था, हम लोग इसको पहली बार में लिख सकते थे, अगर एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर का रेशियो सेम हो, ठीक है, तो इसका मतलब उन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी सेम होती है। फॉर टू ऑर्बिट्स, एक बार जरा इतना लिखो और ये स्टेटमेंट जरा कॉपी करो प्लीज, ये स्टेटमेंट जरा कॉपी कर लो। वो ये कि फॉर एनी टू ऑर्बिट्स in different H-like species, if Z by N same, अगर Z by N सेम हो जाए, देन उनका एनर्जी क्या रहेगा बताओ? देन एनर्जी इज सेम। then energy is same। ये एनर्जी गैप है। हाँ, ये तो एनर्जी गैप है, सुनो, ये एनर्जी गैप है, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं ना, एनर्जी जो सेम है वो क्या है? एनर्जी सेम ये है, देखो देखो मैं इसको देखो पीछे लेके आ रहा हूं एक बार। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये वाला ट्रांजिशन जो है ये एक्चुअली तभी होगा, सुनो, ओके, ये वाला ऐसे काम नहीं करता क्या? हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये वाला ट्रांजिशन एक्चुअली तभी होगा, सुनो एक मिनट थोड़ा इसको साफ करने दो। ये वाला ट्रांजिशन तभी होगा जब नीचे वाले की एनर्जी किसके बराबर होगी बताओ? इसके नीचे वाले के, ये दोनों सेम हो, और ऊपर वाले की एनर्जी किसके बराबर होगी बताओ? इसके ऊपर वाले के। इतनी सिंपल सी बात मैंने बोली है कि फॉर दिस टू हैपन, ये फोटोन के इस जो इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस के इसको एक्साइट कर दे, ये चीज तभी होगी जब नीचे का एनर्जी नीचे के बराबर हो और ऊपर का एनर्जी ऊपर के बराबर हो। समझ रहे हो? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इसके लिए मुझे इसके अंदर ये ऑर्बिट नंबर सपोज अगर निकालना है, तो ये ऐसा ऑर्बिट नंबर निकालना है जिसकी एनर्जी किसके बराबर होती हो?
इसके n-th ऑर्बिट के बराबर होती हो z एटॉमिक नंबर में। हाँ z डिफरेंट है, हाँ z डिफरेंट है। अरे नहीं बच्चे, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ। हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ तुम देखो ना, तुम इतना कॉपी तो करो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये जितना कॉपी करो पहले, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मैं डाउट कुछ और था। मेरा डाउट ये है कि जब अपने स्टेटमेंट है ना, इफ z बोलो by बोलो n is same, क्या है, क्या है, फिर से बोलो। जो स्टेटमेंट आपने लिखा ना फॉर एनी टू ऑर्बिट्स वाला, हाँ then gap will be same. नहीं, अभी देखो, अभी तो मैंने 2 ऑर्बिट्स कौन से लिए हैं? कौन बोल रहा है? तो अभी जोहेब बोल आपने रहा है क्या? एक हाँ हाँ हाँ, हाँ अभी सुनो, अभी मैंने एक ऑर्बिट z में लिया है और एक दूसरा ओके, और ऑर्बिट एक z ऑर्बिट डैश में z लिया। डैश में दिया है। तो ये हाँ मतलब ये सबके लिए होल्ड करता है। अगर ये हाँ, कहीं से ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। इसमें तो सुनो, इसमें तो मुझे इतना पेज भरने की जरूरत ही नहीं थी। तुम सीधा 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इक्वल टू 13.6 z डैश स्क्वायर बाय n डैश स्क्वायर कर देते तो ही ये आ जाता ना, बताओ। हाँ 13.6 कैंसिल हो गया। वो चीज कैंसिल हो जाती ना, बताओ। अच्छा देखो सर सर एक मिनट सर, हाँ बोलो। अगर हम लोग हायर एनर्जी दोनों का सेम ले रहे हैं और लोअर एनर्जी भी ले रहे हैं, तो फिर n तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और सिमिलरली दूसरे साइड का कैंसिल हो जाना चाहिए। हाँ कैंसिल, हाँ वही तो, तभी तो इसमें इक्वालिटी का साइन है ना बेटा। हाँ पर सर फिर वो z स्क्वायर इक्वल टू z डैश स्क्वायर आ रहा है, अरे नहीं तो नहीं हो नहीं नहीं, सकता। एक मिनट। हाँ, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सुनो, मैंने ये थोड़ी बोला है कि n1 और n1 डैश सेम है। मैंने बोला है z डैश बाय n1 डैश, अच्छा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर और z डैश स्क्वायर बाय n1 डैश स्क्वायर सेम है। एट द सेम टाइम z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, सुनो, इक्वल टू z डैश स्क्वायर बाय n2 डैश स्क्वायर है। मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा सर, सुनो गाइस, इसमें देखो अगर कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा लिख रहा हूं। मैंने ये बोला है कि z स्क्वायर इंटू 1/n1 डैश, सॉरी 1/n1 स्क्वायर था माइनस 1/n2 स्क्वायर था, इज इक्वल टू कलर चेंज करते हैं, z डैश स्क्वायर इंटू 1/n1 डैश स्क्वायर था माइनस 1/n2 डैश स्क्वायर था। तो मैंने ये बोला है कि इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई? इसका फर्स्ट टर्म है z स्क्वायर, अरे यार कलर लेके परेशान हो गया मैं, z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, ये इसका फर्स्ट टर्म है। ये इसके फर्स्ट टर्म के बराबर है, ठीक है? क्या है इसका फर्स्ट टर्म? z डैश स्क्वायर बाय n1 डैश स्क्वायर। एंड इसका सेकंड टर्म, ठीक है, एंड इसका सेकंड टर्म z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर बराबर है उसके सेकंड टर्म के, जो कि क्या होगा? z डैश स्क्वायर बाय n2 डैश स्क्वायर। अच्छा ये हमने बोला है। बोलो ठीक है क्या? हाँ आप समझिए सर। अच्छा सुनो, अब इसका एग्जांपल एक बार सुनो। किसी को अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो भी एक बार होल्ड ऑन करो, शायद तो मेरी बात समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं n2 मोर देन n1, n2 मोर देन n1, n2 मोर देन n1। हाँ n2 मोर देन n1 है ना? दोनों के लिए सुनो, दोनों ही केसेस में है ऐसा। मेरी बात सुनो, दोनों केसेस में n2 मोर देन n1 था एंड n2 डैश मोर देन n1 डैश था। तभी तो इसमें जो ये गिरेगा, तभी तो इसके अंदर वो यहां से यहां, सॉरी, इसमें जो ये गिरेगा, ठीक है, तभी तो इसमें n1 डैश से n2 डैश जाएगा। इसका डी एक्साइटेशन तभी तो एक्साइटेशन करेगा ना उसके अंदर। इसमें एनर्जी एमिट हो रही है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना। अच्छा चलो देखो हमारा फर्स्ट सवाल देखो। तो हम लोग अपना पहला सवाल देखते हैं कि फाइंड ऑर्बिट नंबर ऑफ हीलियम प्लस having same energy as second orbit of hydrogen. अच्छा वैसे तो मैं बताऊं, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता तो भी बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर लेते, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी ये सवाल कर लेते, इसमें ऐसी कोई खास बात है ही नहीं। ठीक है, देखो मान लो ये चीज जो है
देखो ये चीज ब्लू है गाइस, अभी अभी जो है कुछ मत करो। हाँ सही है, तुम्हारा आंसर सही है। देखो रुक जाओ, देखो मान लो ये चीज ब्लू है, ठीक है, जो हमने इतनी से ड्रॉ किया था ये चीज ब्लू है, और मान लो ये चीज रेड है। देखो ये चीज रेड है, तो बताओ इसमें क्या अननोन है? इसमें अननोन हमारा वो एन डैश है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? मैं लिखूंगा एन डैश। देखो तो बताओ रेड के नीचे क्या लिखूं? एटॉमिक नंबर क्या है रेड का? बताओ एटॉमिक नंबर क्या है रेड का? रेड का एटॉमिक नंबर क्या है? हाँ 2 ना। तो मुझे हीलियम प्लस में ऑर्बिट नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो बताओ ब्लू में क्या लिखूं? देखो जो जो रेशियो तुमने जैसे यहां पे रेशियो लिखा है वैसे ही वहां भी रेशियो लिखना, ठीक है। एन बाय जेड इक्वल टू एन बाय जेड या जेड बाय एन इक्वल टू जेड बाय एन, एक ही बात होती है ना। तो मैं ब्लू में क्या लिखूं बताओ? कौन सा उसका उसका देखो ऑर्बिट नंबर क्या है ब्लू का? ब्लू का ऑर्बिट नंबर क्या है? 2। ब्लू का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसलिए बताओ एन डैश क्या आ गया बताओ? सो हीलियम प्लस में मेरे पास में क्या निकल के आया? ऑर्बिट नंबर 4। दैट मींस फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम की एनर्जी, सुनो, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस की एनर्जी जो है वो सेम है, बताओ किसके बराबर? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। सर मतलब ये सिर्फ सेम एनर्जी के लिए एप्लीकेबल है ये जो फॉर्मूला है? हाँ ये तो मतलब ये फॉर्मूला डिराइव ही उसके लिए किया है ना, हाँ ताकि एनर्जी सेम हो भाई। ये फॉर्मूला एनर्जी सेम करने के लिए ही तो डिराइव किया गया है। सर वही बट तो ये कोई सवाल है। अलग से तो फॉर्मूला है नहीं, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, मतलब हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सुनो सुनो सुनो, कैंसिल करके। हाँ इसको सुनो, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैं आगे सवाल दूंगा वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनना अभी। तो नेक्स्ट सवाल देखो, कितना सब लोग कॉपी करो। जिन लोगों के पास में कलर्स नहीं है यूज करने के लिए, देखो वो लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा प्यार से। देखो n ऑफ He प्लस अपॉन z ऑफ He प्लस, थोड़ा इतना पेन लेके, इज इक्वल टू n ऑफ हाइड्रोजन अपॉन z ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने लगाया है यहाँ पे। देखो हम सवाल को एकदम से जो टफ बनाते हैं, ठीक है। सुनो, एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स, an electron d excites from n equal to 5, from n equal to 5 to n equal to 3, from n equal to 5 to n equal to 3। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, from n equal to 5 to n equal to 3 in hydrogen atom। तो find corresponding excitation, find corresponding excitation in helium plus ion and lithium plus 2 ion। ठीक है, हाँ सही है।
यस, हीलियम प्लस में क्या हो जाएगा वो 6 to 10। मतलब देखो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। लिथियम +2 के लिए वो हो जाएगा 9 to 15। हाँ, हीलियम प्लस के लिए 6 to 10 है, सही बात है। लिथियम +2 के लिए 9 to 15। अच्छा तो सुनो, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम। हाइड्रोजन के लिए वो 1 2 3 4 और 5 है, तो वो 5 से 3 पे गिरा है, यहां से यहां। तो ये n1 इक्वल टू 3 है और ये n2 इक्वल टू 5 है। तो भाई देखो, n ऑफ He प्लस, भाई सुनो, n ऑफ He प्लस अपॉन z ऑफ He प्लस कितना है 2 इज इक्वल टू n ऑफ हाइड्रोजन 3 अपॉन z ऑफ हाइड्रोजन 1। सो हमको n ऑफ He प्लस जो है ये कितना मिला, 6 मिल गया है। तो मैंने इसको जो है डायरेक्टली जो कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर बताओ, हीलियम प्लस के उस ऑर्बिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया जिसका एनर्जी जो है इसके बराबर होता है, n1 इक्वल टू 3 के बराबर होता है, उसमें से डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसमें ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया है। तो सेम सेम प्रोसेस में 5 पे लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, मेरे पास 5 जो है वो 10th ऑर्बिट के बराबर हो जाएगा, मेरे पास वो 10th ऑर्बिट के बराबर हो जाएगा। सेम वे में अगर मैं n ऑफ He प्लस अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/1, तो n ऑफ He प्लस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट लिथियम के लिए भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, फॉर Li प्लस 2 हम ऐसा बोल सकते हैं कि n ऑफ Li प्लस 2, देखो थोड़ा फास्ट करना शुरू कर दें अगर हम लोग, तो हम डायरेक्टली एक बार में आंसर निकाल लेते हैं कि n ऑफ Li प्लस 2 इजंट इट इक्वल टू, देखो n ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय z ऑफ हाइड्रोजन इनटू z ऑफ Li प्लस 2। देखो ये एक्सप्रेशन ऐसे हम याद कर सकते हैं, थोड़ा और फास्टर करने के लिए। कैसे, देखो ब्लू बाय ब्लू का जो रेशियो है, इसको तुम जिस ब्लैक से मल्टीप्लाई करोगे ये तुम्हें उस ब्लैक का ऑर्बिट नंबर निकाल के दे देगा। तो इसका मतलब अगर तुमने इसको थर्ड ऑर्बिट के लिए किया तो ये मेरे पास में 3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर किसका, जिसका ऑर्बिट नंबर लिया है, और इनटू किसका, एटॉमिक नंबर जिसमें तुम्हें ऐसे कन्वर्ट करना है, दिस विल बी 9th ऑर्बिट। और सिमिलरली 5th ऑर्बिट के लिए डिवाइडेड बाय फर्स्ट उसका एटॉमिक नंबर इनटू जिसके ऑर्बिट नंबर में तुम्हें कन्वर्ट करना है इनटू 3 उसका 15th ऑर्बिट, उसका 15th ऑर्बिट। सबने इतना कॉपी कर लिया? सर ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया ना, वरना कर तो 13.6 वाले से भी सकते थे ना। कर सकते थे। उसमें n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर पे बेस लेके करना पड़ता। प्रॉब्लम ये है ना, मैं तुम्हें देखो अभी बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि सवाल अभी ना इतना ज्यादा बड़ा आ जाएगा कि तुम अगर वैसे सोचोगे ना, तुमको इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि तुम्हें जल्दी से इसी से करना पड़ेगा, तुम्हें जल्दी जल्दी गैप से गैप मैच मैच कर करके करना पड़ेगा। ओके सर। मैं तो खैर मैंने पहले ही बोला था कि वो कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नई बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, बट हमें ध्यान रखना है कि ऐसे ही करना है। ऐसे सवालों को इसी तरह किया जाता है क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है उसमें इतना कम टाइम मिलता है कि हम इसको स्क्रैच से सब कुछ सॉल्व करने का नहीं सोच सकते हैं। हाँ तुम कर सकते हो असाइनमेंट 7, एक्चुअली रुक जाओ।
देखो मैं इसे हटा रहा हूँ आगे सामने लिख लिया भाई। अच्छा देखो एक देखो ये जरा प्रॉब्लम लिखो कि in Li+2 an electron de-excites from n equal to 8 to n equal to 6. Find corresponding excitation. Find corresponding excitation in hydrogen, helium plus और कार्बन +5। हाँ भाई पहले सब लोग जरा हाइड्रोजन सॉल्व करें एक बार। ऐसे जब तुम कॉपी में लिख रहे हो, सुनो बच्चों, जब तुम कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा उसको नीटनेस बनाने के लिए, ठीक है, नीचे ऐसे 3 डायग्राम बना दो, उसमें ऐसे 2-2 ऑर्बिट बना दो, ठीक है। तुम्हें यहां पे वो ऑर्बिट नंबर लिखने हैं। हाँ 59 सही बात है। नहीं 007 गलत हो गया। हाँ 005 गलत हो गया। क्या कर रहे हो बच्चे? हाँ 50 सही है। इसका कंक्लूजन क्या है? हाँ 59 ये भी सही है। अरे 006 कहां चले गए? आज हो नहीं क्या तुम? हाँ सही है। हाँ 45 सही है। 4 नंबर सही है। उल्टा 59 उल्टा बता रहे हो। ट्वेंटी थ्री नंबर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अच्छा गाइस देखो, सुनो, देखो मैंने क्या बोला तुम्हें, हम लोग थोड़ा फास्ट कैसे करेंगे, सुनो। तो आई वांट एवरीबॉडी टू राइट इन दिस सिमिलर फैशन। सब लोग रोको टाइप करना रोको। सुनो, मुझे बताओ हाइड्रोजन का मुझे ये वाला ऑर्बिट निकालना है, तो मैं अब एक्सप्रेशन नहीं बनाऊंगा, समझ रहे हो? दिस इक्वल टू दिस अपॉन एन, मैं सब कुछ इसी में कर दूंगा। एवरीथिंग मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन वन सिंगल एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं बताओ? मुझे किसका ऑर्बिट नंबर पता है बताओ? किसका मुझे पता है? लिथियम+2। देखो, तो क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट है, तो मैं पहले लिथियम+2 का लोअर ऑर्बिट पकड़ूंगा। बताओ कौन सा ऑर्बिट लोअर है? 6। तो 6 डिवाइडेड बाय, बताओ किसका एटॉमिक नंबर करूंगा? डिवाइडेड बाय किसका एटॉमिक नंबर करूंगा? लिथियम+2 का। क्योंकि वो ऑर्बिट नंबर लिथियम+2 का है, तो डिवाइड भी उसी के एटॉमिक नंबर से करूंगा। तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बताओ? डिवाइड बाय क्या करूंगा? 3, ठीक है, इनटू मुझे बताओ किसके ऑर्बिट में कन्वर्ट करना है उसे बताओ? हाइड्रोजन में। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा बताओ? 1। ये हमें देखो, ये हमें शुरू में थोड़ा स्लो लग रहा है, बट ये हमें फास्ट बनाएगा इवेंचुअली। एक बार हम जिस समझ जाएंगे। अच्छा तुम बताओ यूनिट्स एंड डायमेंशन समझते हो क्या? सब बच्चे यूनिट्स एंड डायमेंशन समझते हैं? देखो इसको हम यूनिट्स एंड डायमेंशन से याद करें कि मुझे अगर ऑर्बिट नंबर ढूंढना है, तो बताओ मेरा पहले न्यूमरेटर में डायमेंशन ऑर्बिट ही होना चाहिए ना, तभी तो ऑर्बिट नंबर आएगा। फिर नीचे मैंने अगर एटॉमिक नंबर से डिवाइड किया है, तो मैं वापस मल्टीप्लाई भी एटॉमिक नंबर से करूंगा, ताकि इसका डायमेंशन कैंसिल हो जाए और ये डायमेंशन बच जाए। डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ऐसे फॉर्मूले को याद रखना है थोड़ा सा। कैसे बताओ? एक बार फिर से हम फिर से ये प्रैक्टिस करते हैं। तो ऊपर देखो क्या लिखूं बताओ? पहले बताओ किसका ऑर्बिट नंबर? लिथियम का, हायर वाला 8। फिर किसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है? लिथियम का 3। और किसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 1। 8/3 × 1। अब सुनो, ये तो ठीक है, बट ये तो कोई ऑर्बिट है ही नहीं, क्योंकि ये कोई फ्रैक्शन, तो कोई ऑर्बिट होता नहीं है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ पता है? हाइड्रोजन के अंदर नो एक्साइटेशन इज पॉसिबल। हाइड्रोजन में नो एक्साइटेशन इज पॉसिबल।
इसका मतलब ये वाला फोटोन जो लिथियम ने अभी फेंका है, सुनो, ये हाइड्रोजन में बिना एब्जॉर्ब हुए डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। हाइड्रोजन में बिना एब्जॉर्ब हुए डायरेक्टली चला जाएगा। हाइड्रोजन इस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट के गैप के बराबर नहीं होता है। ये समझ में आया क्या, बताओ? बोलो बच्चों। अच्छा देखो, मैं इसके लिए करता हूं। हाँ 23 सही है। ओके, देखो हीलियम प्लस में बताओ, कोई मुझे एक्सप्रेशन बोलेगा? हीलियम के लिए भी नहीं होगा ना? हाँ नहीं सर होगा ना? हीलियम के लिए भी नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर भी नो एक्साइटेशन है। फिर भी मुझे एक्सप्रेशन तो बताओ। 8/3 is equal to n/2. नहीं, नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या रहेगा? वो तो लोअर वाला है। नीचे 4 आएगा। 6/3 मेरा साला सुपर। तुम्हारी बद्दुआ लग गई ना बोर्ड पे जाने के लिए। हाँ क्या है बोलो? 6/3 into 2 into 2 that is equal to 4। हाँ, और ऊपर 8/3 into 2, तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी नहीं होगा। हाँ भाई, कार्बन नो एक्साइटेशन कैसे है? अगला वाला भी नहीं। अरे कार्बन तो बोलो, इसका नंबर बोलो। कार्बन का क्या होगा? 6/3 into 6 that is 12। हाँ बोलो, इसका अगला वाला 8/3 into 6 8/3 होगा into सर इसमें। 6 16 इसमें होगा ना? होगा सर। तो इसमें जल्दबाजी ये वाला कर दी। फोटोन, देखो ये वाला फोटोन स्पेसिफिकली इसी ट्रांजिशन को कर सकता है 12 से 16, बस और कुछ नहीं कर सकता है। ये हम लोग बोलना चाहते हैं कि हमने लोअर से लोअर और हायर से हायर मैच करके ये हमने कंक्लूजन निकाला है। बोलो, ये समझ में आता है क्या? यस सर। सर मतलब ऐसे देखे तो फिर अपने से छोटे एटम्स का नहीं हो पाएगा, फिर सिर्फ बड़े नहीं, एटम्स का हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक ऑर्बिट्स पे डिपेंड करता है कि तुम किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे जंप कर रहे हो। अच्छा देखो, मैं इन जनरल लिखवाऊं, सुनो, इन जनरल में क्या लिखवाऊंगा? अगर 6 to 9 होता तो वो पॉसिबल हो जाता सब। हाँ हो जाता ना, बिकॉज वो 3 से डिवाइड कर देता ना खुद को। भाई इंटीजर निकलना चाहिए, काम की बात ये है। हाँ लेकिन बताओ, तुमने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। सुनो गाइस, देखो उसने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। क्या हम लोग इस बात से एग्री करते हैं कि लिथियम में कोई भी ट्रांजिशन करवाओगे, कार्बन में कोई ना कोई तो हो ही जाएगा? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? 6। हाँ सर। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? 3। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ सर। मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? मैं यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ वॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्लोरीन में भी हो सकता है फिर। हाँ देखो, तो देखो मैं ये बोलूंगा कि मुझे इसे बताना कौन कौन से ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स है। ऑल ट्रांजिशंस ऑफ लिथियम +2, all energy transitions of lithium +2 are subset of carbon +5. All energy transitions of carbon +5 are subset of lithium +2। फॉल्स। ठीक है, रुको। अच्छा, all transitions of Li+2 are not found in C+5, or all transitions of C+5 are not found in Li+2। ट्रू फॉल्स ट्रू। सेकंड और फोर्थ वाला ट्रू है। हाँ, बाकी लोगों को देखने दो एक बार। सुनो, ये लास्ट लिख वाला के ट्रू है और ओके फर्स्ट एंड लास्ट है ट्रू।
फर्स्ट एंड लास्ट। तो ट्रू है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जवाब सही है। हाँ बाकी लोग इसे कॉपी करो। हाँ जवाब बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, First ये and फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ये तुम लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। सिंपल है ना यार? अरे मल्टीपल में आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। ये 4 सेंटेंस जल्दी से लिख लो, आगे चले प्लीज। सर आप सबसेट किस सेंस में यूज कर रहे हो? सबसेट इन सेंस में यूज कर रहा हूं कि देखो मतलब तुम इसके अंदर कहीं से कहीं भी कूद जाओ, सुनो, तुम इसमें कहीं से कहीं भी कूद जाओ तो जो नंबर जनरेट होगा ना तुम्हारे पास में, वो नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन तुम्हें इसमें जरूर मिलेगा कोई ना कोई। अच्छा यस अंडरस्टैंड। समझ रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। एक सवाल जो है मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए चॉकलेट प्रॉब्लम है, ठीक है, जो शायद तुम्हारी पीडीएफ में नहीं है, मुझसे छूट गया, कभी कभी बस मुझे अच्छा लगता है। क्या बोल रहे हो? C+5 आर सबसेट्स ऑफ फ्लोरीन। नहीं यार, फ्लोरीन में तो दिक्कत हो जाएगा यार, बताया उसमें 9 है, तो 9/6 जो है वो इंटीजर नहीं आ रहा है, वो 3/2 आ रहा है, ठीक है ना? तो फिर लोचा होगा कि इवन नंबर वाला तो कैंसिल होगा, ऑड नंबर वाला नहीं होगा। कार्बन मैग्नीशियम का होगा। हाँ मैग्नीशियम में 12 सेफ्टी है ना, मैग्नीशियम में तो कंफर्म कैंसिल हो जाएगा ना, 6 से 12। समझ रहे हो क्या? 13 नंबर, हाँ सॉरी 19 नंबर, सॉरी। फिर मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग पास एक नंबर एलिमेंट है z का और दूसरा कोई भी एलिमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ z हुआ। हाँ 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 हाँ, अब तुम जो सोच रहे हो ना, ऐसे कोई सोच के जबरदस्ती सवाल बना सकता है कुछ भी, एंड तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा ही सोचता है हर आदमी, ठीक है ना? तो तुम एक्चुअली तुम मुझे आइडियाज दे रहे हो, मेरी बात सुनो, चलो। सर इसमें ऐसा है लाइक n1:n2 4:3 आना चाहिए ना, तभी ट्रांजिशन होगा, ऐसा है? किस किस के बीच में बात कर रहे हो? कार्बन लिथियम में या कार्बन लिथियम? n1:n2 मतलब n1 into किसका है? ये एक ही एटम का है कि अलग अलग का है? सर ये जो लिखा है 8:6 should be equal to 16:12 ना? नहीं 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 ऐसा ही नहीं होना चाहिए ना, लाइक हर नहीं, n1 और n2 के लिए? नहीं 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 नहीं, हमने ये नहीं बोला बच्चे, सुनो, तुम तो कर रही हो रेशियो, कर रही हो रेशियो, प्रोपोर्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं। 8/6 का रेशियो 16/12 के बराबर है ही नहीं, ये हम वो नहीं कर रहे हैं। मतलब है, मतलब ठीक है, ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, लाइक ऑलवेज। अरे ठीक, मेरी बात सुनो, देखो ये क्या हो रहा है, सुनो, ये एक्चुअली ये हो रहा है कि Z1/N1 इक्वल टू Z2/N2 जो हम लोग कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, Z1/N1 इक्वल टू Z2/N2 जो हम कर रहे हैं। तो तुम इन दोनों को डिवाइड करोगी अगर, तो पता है क्या हो जाएगा, Z1 कैंसिल हो जाएगा, Z2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा निकल के आ रहा है कि N1/N1 इज इक्वल टू N2/N2। प्रॉब्लम क्या है? क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? खुशी। खुशी, सुनो, पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम जो बोल रही हो उसका पता है, उसका आंसर ये है कि जब आंसर सही है तब तो ये बात होल्ड करेगी, लेकिन तुम्हारी बात जब आंसर गलत होगा तब भी होल्ड कर सकती है। जैसे मैं तुम्हें एक आंसर बताता हूं, देखो, अगर सपोज मैं अगर इसमें भी सेम कर देता कि इसके 12th ऑर्बिट से हीलियम प्लस में इसके 12th ऑर्बिट से 16th ऑर्बिट जाना है मुझे, तो ये काम कर जाएगा। तो अगर तुम चेक करोगी तो तुम्हारा आंसर अभी भी सही आ जाएगा, 8/6 इज इक्वल टू 16/12। तो इसमें हीलियम प्लस का क्या रोल रहा है बताओ? कोई रोल ही नहीं है। हम ऐसे नहीं देख सकते ना हमेशा, तुम इसका वाइस वर्सा नहीं कर सकती हो कि जब ऑर्बिट नंबर्स का रेशियो मैच कर जाएगा तो ट्रांजिशन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा सवाल। फिर इसका Z का रोल कहां रहा बताओ ना, समझ रही हो? हाँ, तो तुम जो कर रही हो वो कुछ और है। तो तुम क्या कर रही हो, तुम ये बोल रही हो कि सर इस जो है ऑर्बिट के अंदर इसका बाय इसका रेशियो इज इक्वल टू इसके अंदर इसका बाय इसका रेशियो मैच कर जाएगा तो सर ट्रांजिशन हो जाएगा। ये चीज सही नहीं बोल रहे ना हम लोग, हम तो बोल रहे हैं कि इसका और इसका गैप और इसका गैप मैच करना चाहिए।
ओके ऐसे मत सोचो खुशी, जैसे मैंने बताया बस तुम्हें ऐसे ही करना है। खैर चलो देखो, अच्छा ये जो तुमने सब कुछ सीखा है, ठीक है, इसके अंदर मैं तुम्हें बस एक दो चीजें और देखो तुम्हें बताता हूं। वो ये है, जैसे बताओ हम ये, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फॉर एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, या for any orbit's energy of hydrogen, we have a corresponding orbit, in all H-like species, मतलब क्या, तुम्हें किसी भी H-like species में अगर कोई ऑर्बिट नंबर निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोजन का ऑर्बिट नंबर NH अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन ZH इनटू क्या बताओ, इनटू उसका एटॉमिक नंबर Z। तो this will be equal to क्या बताओ, NH by 1, इसका ऑर्बिट नंबर तो 1 होता है, इनटू Z। इसका मतलब तुम जो है हाइड्रोजन में कोई भी ऑर्बिट ले लो, उस ऑर्बिट के एनर्जी की कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें हर स्पीशीज में एक ना एक ऑर्बिट मिल जाएगा। जैसे देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने क्या बोला। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सुनो, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, मुझे बताओ, अरे माइक बंद बच्चों, माइक बंद। सुनो देखो, इन जो है टर्म्स ऑफ एनर्जी, सपोज बंद, ओह गॉड, मान लो हाइड्रोजन का, ये जो है हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है और ये हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट है। तो मैं बोल रहा हूं, बताओ हीलियम प्लस में, सुनो, हीलियम प्लस में ये फर्स्ट ऑर्बिट बताओ किसके बराबर होगा एनर्जी में, हीलियम प्लस के कौन से ऑर्बिट के बराबर होगा, बोलो। हाँ किसके बराबर होगा, सेकंड। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो हीलियम प्लस क्या करेगा, अपने ऑर्बिट को श्रिंक कर लेगा थोड़ा सा, हीलियम प्लस अपने ऑर्बिट को थोड़ा सा श्रिंक कर लेगा। तो इसका जो सेकंड ऑर्बिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा बताओ, वो एक्चुअली एनर्जी वाइज सेम होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के। बट ये दोनों ऑर्बिट्स का रेडियस तो डिफरेंट रहेगा ना। क्या है ये दोनों ऑर्बिट्स, रेडियस तो डिफरेंट रहेगा ना। हाँ रेडियस डिफरेंट है, हम लोग रेडियस की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो श्रिंक क्यों करेगा, अरे क्योंकि सुनो, क्योंकि Z बढ़ रहा है ना यार, क्योंकि Z इंक्रीज करता है, वो क्या सबकी एनर्जी कम कर देता है ना। अच्छा उसके बाद देखो, सुनो, इसका जो थर्ड ऑर्बिट होगा, ठीक है, और जो इसका फोर्थ ऑर्बिट होगा, इसका फोर्थ ऑर्बिट और इसका सेकंड ऑर्बिट जो है वो देखो क्या रहेगा बताओ, वो सेम रहेगा। इसका फर्स्ट ऑर्बिट और इसका सेकंड ऑर्बिट क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। यही चीज देखो अगर मैं लिथियम +2 में ले आऊंगा, सुनो, तो वो एक्चुअली और श्रिंक कर देगा, देख रहे हो, वो एक्चुअली और श्रिंक कर देगा। वो और श्रिंक कर देगा, इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर मैं यहाँ पे लिथियम +2 रखता हूं, बताओ इसका बताओ कौन सा ऑर्बिट बराबर होगा, 3 और 1, 3 और 1। तो इसका फर्स्ट और श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, सेकंड इसका और श्रिंक हो जाएगा, इसका जो थर्ड ऑर्बिट होगा, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होगा, वो सेम एनर्जी का होगा। फिर इसका फोर्थ और श्रिंक हो जाएगा, इसका फिफ्थ और श्रिंक हो जाएगा, इसका जो सिक्स्थ ऑर्बिट होगा वो सेम एनर्जी का होगा। एक अगर तुम ऐसा, हाँ बोलो सर, तो फिर जिसमें वो इलेक्ट्रॉन है उसके आगे अगर कोई कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं होगा कुछ? देखो सुनो, वो एनर्जी लेवल जो है, तुम ऐसे समझो, ऐसा नहीं है कि हवा में किसी ने जो है वो रेस ट्रैक जो है वो एक्चुअली किसी ने
ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। वो एक्चुअली एनर्जी लेवल जो है वो वहां पे एक ना खाली घर की तरह है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अगर अगर वहां पे जाता है तो उसके जाते ही वो अपनी वैल्यूज को चेंज करके उस वैल्यू के बराबर रख लेता है। हम जो बोल रहे हैं ये सब एक्चुअली क्या है, देखो ये सब एक्चुअली एम्प्टी हाउसेज की तरह है, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है तब तक इस वैल्यू का कोई यूज नहीं है सर। लेकिन वो एम्प्टी हाउस की कोई लिमिट तो होगी ना सर, जिसके आगे वो नहीं होता सर, क्या बोल रहे हो, आगे वो इन्फानाइट एग्जिस्ट नहीं तक है कर ना। सकता सर। अरे अरे सुनो, इन्फानाइट तक है भाई। सर मुझे डाउट है, इन्फानाइट ऑर्बिट की एनर्जी हमने जीरो डिफाइन की है ना यार। तुम इसको आगे एक्सटेंड करते जाओ। हाँ बोलो, क्या डाउट है, बोलो। सर थोड़ा सा सिली हो सकता है बट ये नो, ऐसा है एक ना बार कि बाकी लोग प्लीज प्लीज से कॉपी करो, तो हम लोग आज का अपना लास्ट चॉकलेट सवाल देखते हैं भाई। सर अगर हम लोग पास एक सॉलिड स्टेट में है मैटर, हाँ और तो सॉलिड स्टेट में तो दो एटम्स जितने भी सब है सब एकदम क्लोज बाय रहेंगे। हाँ तो एक एटम का जो इन्फिनिटी पे जो ऑर्बिट है एंड दूसरा एटम का जो फर्स्ट पे जो ऑर्बिट है वो कोइंसाइड कर सकता है ना। क्या बोल रहे हो यार। मतलब दो अलग अलग एटम्स की ऑर्बिट्स कोइंसाइड तो कर सकते हैं ना फिर, क्योंकि अगर एक एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है दूसरे एटम में भी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है। नहीं and नहीं दोनों बच्चे, साथ सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। सॉलिड स्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया है तो सारे एटम सिमेट्रिकली अरेंज रहते हैं ना। हाँ अगर सारे एटम सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं तो सबके बीच में इतना सेपरेशन रहता है। सुनो कि प्रैक्टिकली क्या है कि वो दोनों इतने दूर रहते हैं कि उनके अंदर के जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ओवरलैप नहीं करते, और जो ऑर्बिट्स एम्प्टी पड़े हैं, ठीक है, वो आपस में ओवरलैप करते भी हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो सर अगर हम लोग ऐसा करें कि हम 51 लोग सुनो सुनो फोटोन सुनो मारे एक को। 51 जोएब सुनो, जोएब, हाँ ठीक है, तुम जो पूछ रहे हो एक्चुअली बहुत, ठीक है, बहुत ही अजीब और रैंडम है, तो मुझे क्लास के बाद कॉल करो, ठीक है। ओके सर। यहां तक लिखा सबने? जल्दी 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 जल्दी। ओके, प्रॉब्लम क्या है देखो। देखो तुम्हें मुझे बताना है, in a sample containing large number of hydrogen atoms in n equal to 2, okay, and large number of helium plus ions in n equal to 4, and large number of lithium plus 2 ions in n is equal to 6. फाइंड, क्या फाइंड करना है बताओ, ये बताएगा क्या फाइंड करना है। फाइंड टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, find total spectral lines if all the species return to ground state. ये तुम्हारा चॉकलेट प्रॉब्लम, मतलब आंसर पहले निकालो तो हम जब भी मिलेंगे, अरे नहीं 19, हम जब भी मिलेंगे तो
तुम्हें एक बड़ा चॉकलेट देता हूँ। नहीं 23 गलत है, नहीं 40, कैसे आंसर निकाल रहे हो यार। तुम्हारा स्क्रीन पूरा ब्लैक दिख रहा है। 30 नंबर एक बार एग्जिट मार के वापस ज्वाइन कर लो 2 मिनट के लिए जल्दी से। 004 थोड़ा ठीक ठाक आंसर है बट शायद गलत है। 26 मेरे को एक फाइनल आंसर चाहिए, जो 3 नंबर नहीं चाहिए। 10 गलत है, 6 गलत है, कोई एक 26 मुझे तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गलत है अभी भी। सोचो क्यों। 10 नंबर तुमने मुझे 10 नंबर कौन है? TP010 कौन है बताओ जरा। TP010 कौन है? सर तुलिका। हाँ तुलिका, तुम्हारा आंसर क्या आया? सर 20। 20 कैसे आया तुलिका तुम्हारा आंसर? सर सबसे पहले तो वो जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइंस n into n minus 1/2, हाँ वो मैंने इसके लिए सबसे पहले इंडिविजुअली अप्लाई किया। ओके, लिथियम +2 के लिए कितना आया? सर लिथियम +2 के लिए सबसे पहले तो मैंने H किया। अच्छा उसके लिए 1 आया। हाँ फिर He+ के लिए उसके लिए हाँ 6 आया। ओके और लिथियम के लिए 15 आया। 4 into 3/2 6 आया और इसके लिए 1 आया। हाँ सही है तो लिखा। अब तुमने क्या किया? सर 2 कॉमन लाइन निकाल दिए। ओह शिट, गॉड डैम भाई, मानना पड़ेगा। हाँ 59 सही है। हाँ शी एक्चुअली नेल्ड इट। ठीक है, तुलिका ने दो कॉमन लाइन निकाले, क्योंकि हमें इसमें एक्चुअली क्या है, ये 15 फोटॉन्स, ये 6 फोटॉन्स और ये 1 फोटॉन्स टेक्निकली स्पीकिंग सारे अलग होते। तो हम दिस प्लस दिस करते तो 15 + 6 + 1 हमारे पास में 22 निकल के आता है। प्रॉब्लम ये है, पता है प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन का जो 1 और 2 है और हीलियम प्लस का जो 1 2 3 4 है और लिथियम +2 का जो 1 2 3 4 5 6 है, इसके अंदर गाइस ये वाला गैप इसका 2 से 1 और ये वाला गैप 1 2 3 4 इसका 4 से 2 और ये वाला गैप 1 2 3 4 5 6 इसका 6 से 3, ये गैप तीनों में सेम है। तो तुम्हारे पास में ये 3 लाइंस जो हैं ये एक्चुअली कॉमन है। सुनो गाइस, 3 लाइंस कॉमन है। तो ये 3 लाइंस कॉमन है, इनका इफेक्टिव लाइन कितना निकल के आएगा? इनका प्लेट पे 1 सिंगल लाइन बनेगा या नहीं बनेगा? प्लेट पे बताओ, 1 सिंगल लाइन ऑन प्लेट बनेगा या नहीं बनेगा? 1 सिंगल लाइन ऑन प्लेट बनेगा या नहीं बनेगा? समझे क्या भाई? जब ये 1 सिंगल लाइन ऑन प्लेट बनेगा तो इसका तुमने जो 22 नंबर काउंट किया है, इसमें तुमने इसको कितनी बार गिन लिया है बताओ? 1 2 3 बार गिन लिया कि नहीं गिन लिया है? तुमने इस 22 के अंदर इसको 3 टाइम्स काउंट कर लिया है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तुम्हें 22 - 3 मत करना। अगर तुमने -3 किया तो तुमने जो ये एक सिंगल लाइन आ रहा था तुम इसको भी हटा दोगे। यू विल रिमूव दिस 1 सिंगल लाइन आल्सो ऑल टुगेदर। तो तुम क्या करना बताओ? तुम इसके अंदर +1 और करना। ये +1 क्यों? क्योंकि ये तीनों कॉमन लाइंस मिलके एक लाइन तो निकालेंगी ना। तीनों कॉमन लाइंस बन के एक लाइन तो बनाएंगी ना। नहीं, हर गैप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर सुनो, तभी तो हमने इक्वी एनर्जी पढ़ा है। यही तो एप्लीकेशन है इक्वी एनर्जी का, कि हमें हर गैप निकालने की जरूरत नहीं है। हमें हर गैप निकालने की जरूरत नहीं है, एक क्योंकि हमें छोटा पता है। चॉकलेट मिल सकता है क्या? इसके लिए करीब आने के लिए। नहीं, करीब आने के लिए तो चॉकलेट क्या है, तुम्हारे पास से चॉकलेट लेके जाऊंगा मैं, और क्या था, एप्पल तुम थोड़ा सा स्मेल कर लेना। सर मेरा आंसर सही आया था थोड़ा। नहीं नहीं नहीं,
तुलिका के चॉकलेट। तुलिका तुम कौन से सेंटर से हो, खारघर की नेरुल? सर सीवुड, हाँ मतलब नेरुल। नेरुल से, ओके। आंसर इज 20। चलो गाइस इसको नोट करो, मैं क्लास डिस्पर्स करता हूँ। किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनका सबका हर गैप यूनिक है। जो गैप यूनिक नहीं है वही तो हमने निकाला इक्वी एनर्जी से, यही तो फायदा है इक्वी एनर्जी का। अगर कोई गैप कॉमन होता तो हम निकाल लेते। एक और हम देते हैं कल की क्लास में, कल हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। एंड आई एम स्टॉपिंग द मीटिंग एंड स्टॉपिंग एंड लीविंग। ओके, चलो गाइस, थैंक यू। ओके, सर बाय। बाय सर। बाय सर।